जय हिंद दोस्तों, पेन कापी हाथ में रखिएगा। अपन क्वेश्चन आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, आपको मालूम है उनकी मुद्रा क्या चलती है? यूरो, है ना। यूरोपियन यूनियन में एक मुद्रा चलती है, उसका नाम है यूरो, है ना, उसके देशों में। तो उससे पहले पूछेगा कि यूरो अपनाने से पहले उस देश, पर्टिकुलर देश की मुद्रा क्या थी। तो पूछेगा आपसे यूरो अपनाने से पहले इटली की मुद्रा क्या थी, तो इटली की मुद्रा लीरा थी, याद रखिएगा। ठीक है, रह जाएगा याद ये। जर्मनी यूरो अपनाने से पहले कौन सी मुद्रा अपनाया हुआ था? तो डच मार्क जर्मनी में चलती थी। स्पेन में यूरो अपनाने से पहले कौन सी मुद्रा चलती थी? तो पेसेटा चलती थी। पुर्तगाल में यूरो अपनाने से पहले कौन सी मुद्रा चलती थी? तो स्कूडो चलती थी। इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम, है ना। और अपने जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कहाँ से शुरू हुए थे? पहले ओलंपिक गेम कहाँ से शुरू हुए थे? रोम से ही शुरू हुए थे। कौन से सन में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भारत ओलंपिक में कब से शामिल हुआ? 1900 में। ठीक है, मैं एक बार रफ करके आपको बता दे रहा हूँ। भारत ओलंपिक गेम्स में कब से शामिल हुआ? 1900 में। यहाँ पर भारत ने कोई दल नहीं भेजा था। यहाँ पर जो है ब्रिटिश इंडिया के उस टाइम पर एक व्यक्ति थे, नॉर्मन प्रिचर्ड, है ना। तो वो घूमने चले गए थे और वहाँ उन्होंने 2 रजत पदक जीते हुए थे। ठीक है, लेकिन पहली बार भारत ने अपना एक दल भेजा था 1920 में। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, आज का ये जो है सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर जो है बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जर्मनी के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। जो इमरजेंसी का प्रावधान है ना, वो हमने जर्मनी से ही लिया है। जर्मनी का एक बहुत फेमस तानाशाह है, उसका नाम क्या था? हिटलर। और हिटलर की एक आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। ठीक, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाती है? बर्लिन। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या हो जाती है? आप मुझे कमेंट में, और पुर्तगाल की राजधानी कमेंट में बताएंगे। मैं पुर्तगाल के एक बहुत फेमस खिलाड़ी का नाम आपको बता दे रहा हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो पुर्तगाल के ही हैं और किससे संबंधित है? फुटबॉल के जो है प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई होप अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सपोर्ट जरूर करना है। अब अपन जान लेते हैं रिट के बारे में। रिट क्या होता है? देखो, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है ना। तो आर्टिकल 32 हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसे महात्मा जो अपने B.R. अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, क्या होता है अपने जो है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है। तो रिट जो है रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, और कौन कर सकता है रिट? हाई कोर्ट भी आपकी रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और आपके हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो ये क्या क्या कर सकते हैं, इनसे संबंधित इनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट कब जारी करेगा? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तब ये रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट की रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है आपके, वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। और टोटल 6 प्रकार की रिट हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर रिट के मामले में हाई कोर्ट को एक एक्स्ट्रा एज मिला हुआ है। ठीक, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपका, सुप्रीम कोर्ट की विशेषता रिट जारी करने की है, इसकी एक संकीर्ण अधिकारिता है क्योंकि यह रिट जारी करने के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन इस हाई कोर्ट जहाँ पर है, रिट जारी करने की इसकी व्यापक अधिकार क्षेत्र तक पहुँचे क्योंकि इसके पास रिट जारी करने का स्वविवेक का क्षेत्राधिकार है। मतलब यह जो है अपने विवेक के आधार पर, हाई कोर्ट अपने विवेक के आधार पर रिट जारी करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है आर्टिकल 32 के तहत। अभी एक केस भी हुआ था जिसमें माँ बाप ने जो है उस सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा था, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सशरीर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित कीजिए अगर वो पुलिस की हिरासत में अगर है तो, है ना। तो ये बाध्य है सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है क्षेत्रीय अधिकार पूरे भारत में फैला हुआ है, जबकि हाई कोर्ट आपका रीजनल वाइज होता है। मतलब हर प्रदेश का, हर राज्य का, हर स्टेट का अलग हाई कोर्ट होता है। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है ना। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है आपका? बिलासपुर में है। इसी तरह से अभी नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा, आप मुझे कमेंट में बताइए। टोटल हाई कोर्ट की संख्या अभी वर्तमान में 25 है। और एक हाई कोर्ट 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में भी जो है कॉमन हो सकती है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा।
अब अपन कुछ फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया रिट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विषय में क्या क्या जो है उनके पास शक्तियाँ हैं, क्या कौन सी लिमिटेशन है। इसके बाद अपन दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक बुक इन्होंने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी क्या होती है? देखो, जैसे हमारे देश का कोई सामान किसान उगा रहा है, ठीक है, तो उसको अंग्रेज कम कीमत में खरीदेंगे। जैसे हमारे यहाँ से नील ही उगाया जाता था, तो उसको कम कीमत में खरीदे अंग्रेज कुछ भी सामान, और उसको वापस कहाँ भेजा उन्होंने? इंग्लैंड भेजा रॉ मटेरियल को, और उससे बहुत अच्छे जो है कपड़े वगैरह कुछ बना लिए, ठीक है, उससे बहुत अच्छी चीज़ बना ली, और उसको वापस से भारतीय बाजार में हाई रेट पर बेचते थे। इसको ड्रेन थ्योरी कहते थे। मतलब हमारे यहाँ का मेहनत और हमारे यहाँ की जो मेन चीज़ है वो ब्रिटिश अपने पास ले जाते थे, और वहाँ पर उसको वो सस्ते में बेचते थे, ख़रीदते थे, हमसे बहुत सस्ते में ख़रीदते थे, और फिर हम ही को आके बहुत ज़्यादा महंगे में बेचते थे। तो ये ड्रेन थ्योरी कहलाती थी। तो सिंपल याद रखना, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया। इसके अलावा इन्होंने अखबार निकाला था रफ्त गुफ्तार, ठीक है, पारसी समुदाय के थे ये, तो इन्होंने रफ्त गुफ्तार निकाला था, ठीक है। यह एक एंग्लो गुजराती अखबार था, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में भी इनकी भागीदारी थी, 1866 में बनाया था, और 3 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। बाद में बात करेंगे अपन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ फैक्ट देख रहे थे। पेन कॉपी हाथ में रखिएगा, जो नहीं मालूम उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला अपन फैक्ट देखते हैं इसमें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मैंने ये सोर्स कहीं से लिया हुआ है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जानकारी जो दे रहा हूँ मैं, आप उसको जो है पेन कॉपी में नोट करके लिखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ आपको टेलीग्राम जो है लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय। इसके अलावा कुछ अपन मुख्यालय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग नीदरलैंड्स में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को का पेरिस में है। वर्तमान में भारत में कितनी यूनेस्को साइट हैं? तो वर्तमान में भारत में 43 यूनेस्को साइट हैं। 43वीं कौन सी है? मोइदाम। मोइदाम जो कि कहाँ पर है? असम में है। अहोम साम्राज्य के टीले दफनाने की जो है एक टीले हैं, टीले टाइप का, जहाँ पर वो लोग दफनाते थे। तो मोइदम 43वें नंबर की है। अच्छा, 39वें नंबर की अगर आपसे पूछ देता है तो ये भी लेटेस्ट ही है। 40वां आपका धौलावीरा है गुजरात में। 39वां आपका कौन सा है? काकती रमप्पा रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में है, जो काकती वंश ने बनवाया था। रुद्रेश्वर मंदिर का नाम है, और रमप्पा उसके वास्तुकार थे। अब 41वां और 42वां आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। इसके अलावा WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। टेड्रोस अधानम इसके अध्यक्ष हैं। WTO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जिनेवा में ही हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी रहते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वो कौन कौन से हैं? फ्रांस है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। ये 5 जो है वीटो पावर वाले देश हैं। बाकी के 2 वर्ष के लिए अस्थायी इनका अस्थायी सदस्य रहते हैं, 2 वर्ष के लिए बनते हैं, और ये 10 सदस्य संख्या इनकी होती है। और बड़ी दुख की बात है कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला नल्ला पाकिस्तान देश भी इसमें शामिल है अभी। तो बड़ी दुख की बात है, ये सोचनीय चिंतनीय विषय है कि आप जो है टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को आप यूनाइटेड नेशन में बैठा के रखे हुए हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन बाबर के बारे में। सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछता है, बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा तो कितने साल का था? वो 12 साल का था, लेकिन अकबर 13 साल का था, ठीक है। गद्दी पर बैठा, अकबर कब बैठा था? 1556 में। जरूर याद रखिएगा। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खान था। तो 13 साल की उम्र में 1556 में गद्दी पर बैठा था। पर बात यहाँ पर बाबर की है, तो बाबर 12, याद रखिएगा, 12 साल की उम्र में बैठा था, ठीक है। उज्बेकिस्तान में। फरगना कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। फिर ये कहाँ पर जो है कहाँ पर आया? भारत। भारत कब पहुँचा था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बैक टू बैक ये युद्ध लड़ता है ना, बैक टू बैक युद्ध लड़ेगा, मैं बता चुका हूँ, इस बार जो है लिखा हुआ है। गन पाउडर का प्रयोग पहली बार अगर किसी शासक ने किया था भारत में तो वो बाबर ही था। बाबर ने बैक टू बैक लड़ाई लड़ी। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा 1526, 27, 28, 29, ऐसे याद रखिएगा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी को हराया। फिर दूसरा युद्ध जो है खानवा का था, ये राणा सांगा को हराया। तीसरे युद्ध में चंदेरी का युद्ध था 28 में, 1528 में मेदिनी राय को हराया, और 1529 में इसने अफगान को हराया, ठीक।
सब में विजयी रहा था। लोदी वंश का संस्थापक बता दीजिए आप मुझे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। एक सिकंदर लोदी था, वो किस नाम से कविताएं लिखता था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? और ये जो है अफगान शासक थे और दिल्ली सल्तनत का राजा था इब्राहिम लोदी, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजु के बाबरी है, तुजु के बाबरी, जो कि टर्किश भाषा में लिखी हुई है, तुर्की भाषा में। इसको फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? अकबर का ये नौरत्न, और नौरत्न थे ना अकबर के दरबार में, तो अकबर के दरबार के नौरत्न में से एक था अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये बैरम खान और सलीमा बेगम का पुत्र हुआ करता था, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, इसे अकबर ने गोद ले लिया था और जो है इसकी अम्मी से शादी कर लिया था अकबर, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इसने तुर्की भाषा में जो लिखी हुई किताब थी तुजु के बाबरी, उसको जो है फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर के नौरत्नों में शामिल और कौन थे? तो अपने जो है मध्य प्रदेश की ग्वालियर की धरती से थे कौन? तानसेन, मियाँ तानसेन की उपाधि इन्हें अकबर ने ही दी थी। अकबर बहुत महान शासक इसीलिए हुआ था क्योंकि वह हर धर्म के प्रति सहिष्णु था, हर धर्म को बहुत इज्जत देता था अकबर, इसलिए अकबर जो है बहुत महान शासक की कैटेगरी में गिना जाता है, ठीक है। और जो तानसेन थे, तानसेन अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थे। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे और इनके गुरु का नाम था हरिदास। एक और व्यक्ति था जो है मध्य प्रदेश से ही थे वो, और वो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे आपके महेश दास। महेश दास मतलब बीरबल, ये सीधी के थे अपने, ठीक है, सीधी के, तो ये जरूर याद रखेंगे आप। और क्या है इसके बारे में? और इसको दफनाया गया था, पहले कहाँ पर दफनाया गया था? आगरा में। फिर इसकी कब्र खोदी गई और इसके बॉडी को निकाल, इसके मतलब स्केलेटन को निकाला गया और इसको काबुल में ले जाके फिर दफनाया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो बड़ा ही नॉमिनल सा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने लड़ा था। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ये गुस्सा इसलिए गया था क्योंकि काल कोठरी में सिराजुद्दौला ने काल कोठरी में कुछ अंग्रेज़ों को कैद कर दिया था जिसमें से उनकी मौत हो गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध 1757 में, तो ये इसी का कारण बना था, काल कोठरी घटना इसी से संबंधित है, ठीक है। और मीर जाफ़र इसमें जो है धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, ठीक है। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। इसके अलावा सिराजुद्दौला के नाना का नाम था अली वर्दी खान। और इसके अलावा फर्रुख की सियार फरमान कब आया था? तो याद रखिएगा 1717 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ा था और इधर से ट्रिपल अलायंस बनाया था किसने? मीर कासिम। मीर जाफ़र को हटा के कुछ दिन बाद मीर कासिम को जो है अंग्रेज़ों ने बैठाया था, लेकिन कहते हैं ना कि आप जो है जो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो मीर कासिम जो है स्वतंत्र रहने की सपने देखने लगा और ये ट्रिपल अलायंस बनाया शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजाउद्दौला। अवध नवाब था शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह। तो ट्रिपल अलायंस बना के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ने लगे, ठीक है। और इसमें हेक्टर मुनरो जीत गया और मीर कासिम भाग गया भाई। बचे कौन कौन? शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो इनसे जो है सहायक इलाहाबाद की संधि करवाई, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि कौन करवाया था? 1765 में। देखो 1764 में लड़ाई हुई, हेक्टर मुनरो जीत गया। अब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की साइड से, ये जरूर याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू करी थी, ठीक है। और इसको ख़त्म किसने किया था? द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया था। और क्या याद रख सकते हैं? बंगाल के जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान, इनका ओरिजिनल नाम सूर्य नारायण मिश्रा था, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका स्टुटगार्ड। स्टुटगार्ड कहाँ पर है? पहली बात जर्मनी में है। वहाँ पर मैडम भीखाजी कामा, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहते हैं मैडम भीखाजी कामा को, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी कौन थी? मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने 1907 में जिस वर्ष सूरत अधिवेशन हुआ था और हमारा कांग्रेस विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, उसी वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है भारतीय झंडा फहरा दिया था। मैडम भीखाजी कामा ने विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराया था। और इस झंडे को जो है कौन वहाँ से जो है तस्करी करके भारत ले आया था? इंदुलाल याग्निक, याद रखिएगा, इंदुलाल याग्निक इस झंडे को जो है तस्करी करके जो है लाए थे, ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा
इंदुलाल याग्निक ऑल इंडिया किसान सभा से भी जुड़े हुए थे। 1936 में बनी संस्थान है और स्वामी सहजानंद ने बनाए थे संस्थान। इस तरह का झंडा कुछ दिखता था। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर लाल रंग था, सबसे नीचे जो है सूरज और चांद सितारे थे, और ऊपर कमल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कमल ऊपर लाल रंग में, नीचे हरा रंग था, और जिसमें चांद सितारे और सूर्य बना हुआ था, और बीच में पीला रंग था, और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। यही वाला झंडा फहराया था वहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो टिहरी, टिहरी जो है हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स आपका उत्तराखंड में मिल जाता है, ठीक है, टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर जलप्रपात की बात करते हैं अपन, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है वराही नदी पर, कर्नाटक में। और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी है कावेरी नदी पर, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, हाँ, चिनाब में कौन कौन से बांध है ये जरूर याद रखिएगा। बगलहियार, दुलहस्ती, सलाल, पकलदुम भी है, याद रखिएगा, ठीक है, चिनाब नदी में। और सबसे बड़े बांध की बात करते हैं, भाखड़ा नाकल बांध है। और मैक्सिमम गुरुत्व वाला बांध भी अगर पूछते हैं तो भाखड़ा नाकल ही है, हिमाचल प्रदेश पंजाब दोनों में, सतलुज नदी पर। और सबसे लंबा हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, महानदी पर। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। इसके अलावा अपन देखते हैं रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट है ना, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि आप बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था इसे। इसे सिडनी रॉलेट नाम के व्यक्ति ने लाया था, इसी के नाम पर पड़ गया था। और इसमें जो है आपको शक के आधार पर 2 साल तक जो है जेल में रखा जा सकता था, ये जरूर याद रखना, ठीक है। इसी के विरोध में जो है सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू कुछ भाषण वगैरह दे रहे थे, है ना, इनका विरोध कर रहे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी के विरोध जो है, इसी के विरोध में जलियांवाला नाम की जगह पर लोग इकट्ठे हुए थे इनकी गिरफ्तारी के विरोध में। तो वहाँ पर जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा दी थी। फिर उसका बदला कौन लिए थे? अपने सरदार उधम सिंह, वहीं पर जाकर गोली मारे थे, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 के दिन कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। गुरु गोविंद सिंह के जो है मनाना शुरू किया था, खालसा पंथ की स्थापना भी की थी गुरु गोविंद सिंह। और जनरल E.M. डायर ने जो है गोली चलवाने के आदेश दिए थे, तो ये जरूर आप याद रख सकते हैं। अब राष्ट्रपति के अनुच्छेद देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 52 में भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। 53 क्या कहता है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, याद रखना। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ठीक है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 साल तक रहता है। 56 में कहता है, आर्टिकल 57 कहता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। 58 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 59 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। और अनुच्छेद 7 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो 60वां नंबर है, शपथ। और 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग चलाया जाएगा। और 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और अभी राष्ट्रपति के बारे में, अपने भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो मयूरभंज उड़ीसा से हैं। और कौन सी जनजाति से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। और सब भारत की सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। इससे पहले नीलम संजीव रेड्डी हुआ करते थे, अब द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और आर्टिकल देखते हैं। तो अपन मौलिक अधिकार जो आपसे पूछ रहा था ना मैं, तो मौलिक अधिकार आपके 35 आर्टिकल 35 तक हैं, ठीक है। तो अपन 14 से 18 तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ये जरूर याद रखना, ठीक है, आपके जो है, ठीक है। और आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेलिंग में, अभी थोड़ा आप इतना जान लीजिए। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो है अधिकार 29 और 30 में है। जो है अल्पसंख्यक वगैरह अपना बना सकते हैं ना, कुछ भी स्कूल वगैरह बना सकते हैं, मदरसा वगैरह, इन्हीं आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, 29 30 का खासकर। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35, अपन 32 देखे थे ना, रीट वगैरह जारी किया जाता था। कुछ संविधान संशोधन देख लेते हैं। 41वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 आयु कर दी गई थी, ठीक। 42वां संविधान संशोधन बहुत जरूरी है। समाजवादी सत्यनिष्ठा को प्रस्तावना में जोड़ा गया।
तथा नए राजनीति निर्देश सिद्धांत जोड़े गए। आर्टिकल 39A, 43A और 48A वगैरह भी इसी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, जो कि आर्टिकल पहले 31 में हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, तो 44वां संविधान संशोधन करके इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार कर दिया गया। इसको इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को किसी की ज़मीन की जब ज़रूरत होती थी तो लोग नहीं देते थे, तो इसलिए वाला संशोधन करके मौलिक अधिकार से हटा दिए। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन क्या कहता है? दिल्ली को NCR क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन, अभी ये MPPSC में पूछा गया था। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 11वां जो है मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, इसके याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21A, ठीक है, सॉरी, मैं 11वां मौलिक अधिकार, थोड़ा सा आप कंफर्म करिएगा, है ना। इसको अभी होल्ड में रखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इतने याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 21A जोड़ा गया इसमें। और 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन की बात करते हैं अपन, तो ये 3 बीघा कॉरिडोर विवाद जो भारत बांग्लादेश के बीच में था उससे संबंधित था। 101वां GST से संबंधित। 102वां EWS से संबंधित था, वो सॉरी 102वां OBC से संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन जो है वो OBC से संबंधित था। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित था। 104वें संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन के जो 2 पद थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी 550 है, पहले 552 रहती थी। 105वां संविधान संशोधन किया गया जिससे OBC का सब क्लासिफिकेशन वगैरह किया गया। और 106वां संविधान संशोधन लेटेस्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। इसमें जो है 1/3 रिजर्वेशन रहेगा विधानसभा लोकसभा आदि चुनाव में महिलाओं के लिए, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखो, सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है जनसंख्या वृद्धि मेघालय में, MPPSC में पूछा गया था, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, याद रह जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष आया था, याद रख लीजिएगा, सीधा सीधा 1961 में आया था दहेज निषेध अधिनियम। ठीक। इसके अलावा कुछ एक्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। ठीक है। इसके अलावा भारत का संविधान 1950 में बना, दहेज निषेध अधिनियम 1961, और सूचना का अधिकार 2005 में आया था। ठीक है। और कुछ उत्सव महोत्सव भी देख लेते हैं अब अगर स्टैटिक जीके के लिए। अरुणाचल प्रदेश में तोगरिया महोत्सव, रेह महोत्सव, न्योकुम येलो फेस्टिवल भी यहाँ पर होता है। इसके अलावा असम में देख लेते हैं। असम में मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से टेलीग्राम चाहिएगा, आपको जो है PDF मिल जाएगी। असम बिहू महोत्सव, अम्बुबाची का मेला, अलिये लियांग फेस्टिवल, बैशागु फेस्टिवल भी जो है असम में आयोजित किया जाता है। मणिपुर के फेस्टिवल देख लेते हैं, लुई नगाइनी, यशोवांग, चुम्फा, कांग, ये सारे फेस्टिवल मणिपुर में होते हैं। ठीक है। मेरा हाउ चोंगमा फेस्टिवल भी मणिपुर में आयोजित किया जाता है। लाई हरोबा फेस्टिवल भी मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक। इसके अलावा मेघालय की बात करते हैं तो नोंगरेंग नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, बेहदीन खलम और शतसुग मिनसिम, ठीक है, ये फेस्टिवल जो है मेघालय में आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा मिजोरम में चापचार कूट, मीमकूट, पावलकूट और लफांगकूट, ये मिजोरम के फेस्टिवल हो गए। ठीक। वहाँ पर रिट के बारे में हमने देखा था, यहाँ पर रिट का जो है 5 प्रकार की रिट जो होती हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित होना, मतलब कोई व्यक्ति अगर पुलिस ने लीगल तरीके से उनको कैद करके रखा हुआ है, आप जो है रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि सशरीर उसको, उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। परमादेश में क्या होता है, हम आज्ञा देते हैं। परमादेश का मतलब ही होता है हम आज्ञा देते हैं। यह एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य पूरा नहीं करता तो परमादेश जारी किया जाता है। ठीक। उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख का क्या मतलब होता है? उत्प्रेषण लेख मतलब होता है प्रमाणित होना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को या तो बाद में लंबित किसी मामले को स्थानांतरित करने या बाद के आदेश को हटाने के लिए जारी किया जाता है। मतलब उत्प्रेषण लेख में जो अपर न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय, वो अपनी निचली वाली न्यायालयों को ये रिट जारी करता है उत्प्रेषण वाला कि आप जो है अपनी औकात में रहो, या आपसे नहीं संभल रहा है तो हमें वो केस दे दो,
है ना, ये इसमें बताया जाता है। ठीक। और प्रतिषेध मतलब मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है ताकि बाद वाले को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक रोका जा सके। मतलब इस उस वाले में बोलता है कि अपने औकात में रहो, वो बताता है यहाँ पर कि अपने औकात में काम किया करो, और यहाँ पर औकात बता ही देता है, बिल्कुल मना ही कर देता है कि तुम ये काम मत करो, तुम्हारे बस की बात है ही नहीं प्रतिषेध में। ठीक, याद रह जाएगा। इसके बाद जो है अधिकार प्रेक्षा, क्वा वारंटो बोलते हैं इसको। मतलब अगर कोई अधिकारी इलीगल तरीके से किसी पोस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई एसपी है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि तुम किस वारंट के द्वारा इस पद को धारण किए हुए हो, पूछ सकता है। इसको क्लेरिफिकेशन देना होगा, नहीं दे पाएगा तो इसकी शामत आ जाएगी, खैर नहीं इसकी। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, क्वालिटी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है आपको, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आपके आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं बहुत ही काम के हैं, बहुत सारे मैंने रिसोर्स यूज़ किए हैं, नो डाउट। इसमें परमार सर जीके का भी जो है बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं परमार सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ठीक है, ये हम जो है किसी का कंटेंट लेते हैं तो उसका नाम भी बताते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरी भी मेहनत है इसमें, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूँ उसके साथ साथ, जो आप पेन कॉपी में लेकर जो है नोट कर लीजिए, तो आपको परमार सर का भी यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। और परमार सर तो परमार सर हैं, फिर उनसे अच्छे तो कोई है ही नहीं है। हम तो अपन तो उनके जो है आगे पीछे भी नहीं लगते, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आपको हमारा जो है सपोर्ट करना होगा, और ना सिर्फ परमार सर, जो भी जितने भी सोर्सेस होते हैं, और उसके साथ अपना कंटेंट जितना मुझे बनता है, जितना मेरी जो है हैसियत है, उस हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए, कंटेंट चाहे मैं कहीं से भी लूँ, लेकिन अपना कंटेंट उसमें ऐड करके आपको सोने पे सुहागा चीज़ दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। फ्री में जो है बहुत कम लोग हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, उनमें से परमार सर वेरी रिस्पेक्टेड परमार सर हैं, और फ्री में वो शिक्षा दे रहे हैं। तो मतलब हैंड्स ऑफ है उस बंदे के लिए, उनके लिए जो है उनके हेटर्स बहुत कम होंगे इसीलिए, है ना। वो ना तो किसी विवाद में पड़ते हैं, ना फालतू की बकवास करते हैं आज के जैसे हमारे स्टडी आईक्यू वाले गौरव गर्ग सर हो गए, अपने काम से काम। हालांकि स्टडी आईक्यू वाले उतना फ्री में कंटेंट नहीं देते, शुरू में दिया करते थे, लेकिन परमार सर तो भाई अब क्या बोलूँ, कितना जो है फ्री में कंटेंट देते हैं। तो आप उनसे भी ज्ञान लीजिए, हमसे भी ज्ञान अर्जित कीजिए, हर जगह से जहाँ से मैं आपको वही बताऊँगा जो ओरिजिनल सोर्स है, जहाँ पे आपका पैसा कम से कम या ना लगे, वही सोर्स मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो मेरा यूट्यूब चैनल है, एक परमार एसएससी आप जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं सर। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको गाइडेंस भी मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी वगैरह हो गया, कुछ भी यूपीएसआई एमपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छा है ये। तो आप कुछ भी कहीं की भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।